गुड मॉर्निंग बच्चों। प्लस टू की इतिहास की कक्षा अध्याय 4 में आप सबका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। इससे पहले कि मैं आज जो है इस अध्याय के बारे में आपको बताऊं, मैं आपसे दो बातें जो है वो करना चाहूँगा कि जब भी आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपने दो बातों का विशेष ख्याल रखना है। एक तो मैंने जब भी स्लाइड्स तैयार होती है तो उसमें बहुत कम शब्दों को मैंने जोड़ा होता है। वो इसलिए ताकि आपकी जो स्किल है, जो एक शब्द को लेकर आप बहुत सारा एक पैरा बना पाएं, वो डेवलप हो, क्योंकि ये हमने खो दिया है। ये देखिए, इस प्रकार की जो स्किल हुआ करती थी, जो पुराने लोग थे जिन्होंने बहुत आज से लगभग 20 साल पहले जो एजुकेशन लिया, 40 साल पहले एजुकेशन ली थी, उस समय क्या था कि कोई भी हेल्प बुक नहीं होती। बुक के नाम पर बहुत ही रेयर किसी के पास होती थी, जो अमीर आदमी होता था। तो इससे क्या होता था कि जब भी विद्यार्थी जो है कक्षा में बैठता था तो गुरु की बात को बड़े ध्यान पूर्वक सुनता था, और वो जो ध्यान होता था वही उसमें वो स्किल डेवलप कर देता था कि उसे हर एक चीज, जो कही हुई शब्द होते थे, वो याद हो जाते थे, समझ आते थे, काफी लंबे समय तक स्मरण रहते थे। तो हम मेरा ये कहना है कि आप एक तो पहले, सबसे पहले बड़े ध्यान से उसको सुनना है। क्यों सुनना है? वहां पर मैंने एक सिलेक्टेड शब्द आपको दिया, आपने सुन लिया, आपके दिमाग में, जहन में बैठ गया। अब आपने स्लाइड्स के ऊपर अगर आप कभी ध्यान दें तो उसमें कुछ ही शब्द आपके होंगे, एक बड़े पैराग्राफ के बजाय कुछ ही शब्द है, और उन्हीं को ही अगर आप याद करेंगे तो पूरा बड़ा पैराग्राफ आपके पास बन जाता है। तो आपका काम हमने हल्का कर दिया। यही इसका वीडियो बनाने का जो है तात्पर्य है कि आपको जो है वो समझ आ जाए और आप अपने में एक स्किल डेवलप कर पाए। इनोवेशन की एक शब्द आपने सुना और उसको आपने बड़ा करके कर दिया। तो ये हुई दूसरी बात। ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि आप जब भी सुने बड़े ध्यान से, डेडिकेशन के साथ सुने। हो सकता है मैं शायद अच्छा बोल रहा हूं, बुरा बोल रहा हूं, आप समझ पा रहे हैं। तो जो आपको समझ आ जाता है ना, उसे दिल में बिठा दीजिए। जो नहीं आ जाता है समझ, उसके बाहर निकाल दीजिए। सोचिए कि हमारा गुरु सही नहीं है। तो मैं आज के बाद आपसे सिर्फ ये फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ध्यान से सुने, और जो आपको स्लाइड्स दी होती हैं उनको अवश्य आप जो है याद कर लें, ताकि आपको बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आ जाएगा, तब भी आप उसको कर पाएंगे, चाहे वो 5 नंबर हो, चाहे 4 या 3 नंबर का हो। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम इस्लामिक प्रदेश के बारे में। और पहला जो हमारा इस्लामिक प्रदेश में रहेगा वो रहेगा, मुख्य जो बातें हैं, 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में जब इस्लाम धर्म अरब में आया, उसका उदय हुआ, तो उससे पहले वहाँ का जो समाज था, या धार्मिक स्थिति थी, या आर्थिक या राजनीतिक जीवन था, उसका हम विस्तार पूर्वक इस पाठ में जो अध्ययन करेंगे। और आज हम इन्हीं 4 चीज़ों के बारे में, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक विषयों को ही लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं, वो है इस्लाम से पूर्व अरब की स्थिति और सामाजिक स्थिति। ठीक है। समाज, अब समाज की जो परिभाषा है वो बड़े अर्थों में होती है, लेकिन यहाँ छोटी सी एक परिभाषा दी गई है। कहा है कि समाज एक से अधिक लोगों के समुदायों में मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, और जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं। मानवीय क्रियाकलाप में आचरण, सामाजिक सुरक्षा और निर्वाह आदि की क्रियाएं जो है सम्मिलित होती हैं। बड़े अर्थ में अगर हम समाज की बात करें, व्याख्या करें कि समाज क्या है, तो विश्व एक समाज है, सभी देश उसमें आ जाते हैं। देश की बात करें, भारतवर्ष एक समाज है। गांव की बात करें, आपका गांव एक समाज है। घर की बात करें, घर एक समाज है। तो बड़े से और छोटे तक जो है व्यवस्था, ये पूरी सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर जो जोर दिया जा रहा है कि आपके जो हर एक क्रियाकलाप जो मानवीय क्रियाकलाप कहलाते हैं, मानवीय व्यक्ति, मानवीय क्रियाकलाप, ऐसे अमानवीय नहीं, मानवीय क्रियाकलाप, ये सारे समाज में आते हैं, सामाजिक व्यवस्था में आते हैं। और जिसकी आज जो है कमी पाई जाती है, हमारे जो क्रियाकलाप रहे हैं वो सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नहीं है। देखिए, मैं कई बार कहता हूं कि हम लोगों ने जिस समाज का निर्माण कर रहे हैं वो उसके लिए उत्तरदायित्व हम है, ना कि कोई आने वाली पीढ़ी, ना कोई जाने वाली पीढ़ी। अगर जाने वाली पीढ़ी ने कुछ गलतियां करी है, उसको सुधारना हमारा कार्य है। लेकिन प्रेजेंट में कुछ ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। हमारे घर जो है वो जेलें बनती जा रही हैं। जेलें समझते हो ना? जेल में क्या होता है, बड़ी बड़ी सलाखें लगी होती है लोहे की। हमने क्या कर दिया, अपने जेलों को अपने घर देखना, अपने वहां पर लोहा ही लोहा लगा है, खिड़की पे लगा है, दरवाजे पर लगा है, चार दीवारी पर लगा है। तो हमने जेलें जो बनाना शुरू कर दिया, किससे बचने के लिए? जानवरों से नहीं, आदमी से बचने के लिए। तो सोचिए, हम मानवीय मूल्यों को कहां छोड़ चुके हैं। एक समय था जब जो है
कहते हैं इतने गरीब लोग होते थे कि उनके पास जो है खाने का, दो वक्त का खाना नहीं होता, नसीब नहीं होता, और जिनके पास होता भी था वो दरवाजे भी उनके पास नहीं होते थे। तो लोग बड़ी ईमानदारी से जो है एक दूसरे का साथ देते थे, चाहे कैसा भी समय हो। तो सुख और दुख में जो है एक दूसरे का साथ, जितना पैसा आ रहा है उतना ही लोग बहुत अकेले पड़ रहे हैं, इंडिविजुअल होना पसंद करते हैं कि किसी के साथ मैं अपना धन ना बांट पाऊं। पहले लोग जो है खा भी रहे होते थे खाना, कोई आ भी जाता है चाहे अपने पास कुछ भी ना हो, अपनी प्लेट से निकाल कर जो है उसे खिलाना ज्यादा पसंद करते थे, ज्यादा जो है वो धार्मिक थे। तो जैसे जैसे एजुकेशन, जैसे जैसे पैसा ज्यादा आ रहा है, उतने ही हम अनएजुकेटेड हो रहे हैं। तो इसके ऊपर चलिए चर्चा होती रहती है। मैं चाहता हूं कि आप कम से कम मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर करें, और जब भी आप जो इतिहास पढ़ें तो अपने आप को कंपेयर जरूर करें। बहुत सारी बातें आती हैं क्योंकि हमारा आज का जो चैप्टर है वो इस्लाम धर्म पर ही है, तो क्यों ना जो है हम अपने में भी वो चीज़ जो है आंकने की कोशिश करें। तो चलिए सामाजिक, ये हुई तो हुई सामाजिक का व्यवस्था की बात, इसकी परिभाषा क्या है। अब लेते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में कहाँ से शुरुआत करते हैं, वह है परिवार। ये एक समाज है, व्यवस्था है। उस समय अरब समाज क्या था, हम बात कर रहे हैं किसकी, इस्लाम के आने से पहले की व्यवस्था के बारे में। परिवार कैसे थे, तो संयुक्त परिवार थे। संयुक्त का मतलब है जहां पर सभी इकट्ठे रहते हो, तीन चार पीढ़ियां जो है, चार चार पीढ़ियां इकट्ठे रहती थी, जिसमें परदादा तक शामिल हो जाते थे। लंबी आयु होती थी लोगों की। लंबी आयु होने का कारण क्या था, लोग बोलते हैं खाना बड़ा अच्छा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था, हाँ बहुत सही बात है, लेकिन उसमें व्यवहार भी बहुत अच्छा था। व्यवहार, आज की डेट में सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो मानसिक तनाव के कारण होती है, और उसके कारण अब बीमारियां लग जाती हैं। तो मरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमने वो उसी तरह से अपने आप को ढाल दिया है। पहले क्या होता है, सामूहिक जो कार्य होते थे बहुत ज़्यादा होते थे, चाहे शादियां हो, चाहे घर की अगर सफाई भी करनी है या उसका रंगना है, तो लोगों को बुलाया जाता था, घर घर आते थे। आपके त्योहार में लोगों का जो है वो आते थे। उससे क्या होता है कि लोग मानसिक तौर पर बहुत हल्के हो जाते हैं। एक दूसरे के साथ सुख दुख का आदान प्रदान होना वो आपको और भी हल्का कर देता है। तो ये चीज़ें खत्म हो गई, इसके कारण जो है वो परिवार जो है, तो संयुक्त जो परिवार की बात चली थी, याद आ गई कि कैसे जो है उस समय रहते थे। तो ये यादें जो है वो कभी कभी हमें विचलित कर देती, दूसरी जगह ले जाती हैं। फिर से माफ़ी चाहूँगा। तो संयुक्त परिवार की व्यवस्था उस समय थी। सारे, चाहे वो चाचा हो, चाहे वो ताया हो, या कोई, तो सभी इकट्ठे, उनके सारे परिवार जो है इकट्ठे मिलकर रहते थे। और क्या था, समाज जो था पित्रात्मक। देखिए एक ही शब्द है पित्रात्मक। पित्रात् का मतलब है कि पिता प्रधान होगा, ठीक है। उस परिवार का जो सबसे वयोवृद्ध जो व्यक्ति होगा, सबसे उम्र का जो व्यक्ति होगा, वो उसका मुखिया होता था, और सभी उसके आदेशों का पालन भी करते थे। ये बड़ा रिगार्ड होता था बुजुर्गों का। आज पहाड़ों में जाएं तो वहां पर अभी भी ये चीजें बची है। जो बुजुर्ग होता है वो बाहर बैठा होता है खाट लगाकर, और वो जो भी कहता है उसका आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उसके पास जाकर बैठते हैं, पिताजी बताओ या दादाजी बताओ क्या करना है। तो परिवार में पुत्र का होना उस समय अनिवार्य माना जाता था। किस वजह से? क्योंकि पित्रात्मक प्रधान जो है वो समाज था, परिवार था। तो इसलिए अगर पुत्र होगा तभी वो आगे पिता भी बन पाएगा, तभी वो जो है मुख्य भी होगा। तो इसलिए पुत्र का होना अनिवार्य माना जाता था। ये पढ़ा हमने, पहली विशेषता। दूसरी जो विशेषता थी, या दूसरी जो स्थिति थी, वो थी स्त्रियों की स्थिति के बारे में। ये कहते हैं स्त्रियों की जो स्थिति थी वो अत्यंत दयनीय थी, बहुत ही खराब थी अरब समाज में। पुत्रियों को जन्म लेते ही जो है अपशकुन माना जाता, अपशकुन। ये स्थिति केवल अरब की बात नहीं है, ये हिंदुस्तान में भी, हिंदू धर्म में भी इसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो रही है कि उनको जन्म देते ही अपशकुन माना जाता था, और लड़कियों को जन्म देते ही जिंदा दफना भी दिया जाता था। ये अरब में भी था, और हिंदुस्तान भारत में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी, हिंदू धर्म में भी इसी प्रकार की व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि हमने जिस समाज का निर्माण किया था वहां पर उनकी जो स्थिति थी वो बदतर थी। हमने उनकी स्थिति को कभी सुधारा नहीं। क्यों? क्योंकि हम पित्रात्मक प्रधान थे। उसमें पुत्र का होना बहुत अच्छा माना जाता है, पुत्र को ही सारे अधिकार थे, पुत्रियों को कोई अधिकार नहीं थे। ऐसे लोग जिनके पास कोई अधिकार ना हो, तो सोचिए उनका अस्तित्व क्या होगा समाज में। तो जब वो बराबरी का दर्जा उनको प्राप्त ना हो पाया, तो वो अपना स्थान कहाँ बना पाएंगे। तो इस प्रकार से उनका स्थान ना होने के कारण उनको किसी भी अधिकारों से वंचित किया गया था, और इस प्रकार वो अपनी स्थिति को नहीं सुदृढ़ कर पाए, समाज में उनको नगण्य समझा गया, और इसलिए उन्हें केवल भोग विलास की वस्तु समझा जाता था। अरब समाज में केवल भोग विलास की वस्तु, उन्हें सभी अधिकारों से वंचित, और ना शिक्षा ग्रहण कर सकती थी, ना विवाह, पुनः विवाह कर सकती थी, और ना ही उन्हें कोई संपत्ति का, पिता की संपत्ति का अधिकार था। तो इस प्रकार से स्त्रियों की स्थिति बहुत ही बदतर थी इस्लाम से पूर्व।
स्त्रियों की स्थिति के पश्चात जो है आता है वो है शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में अरब जो लोग थे वो बहुत ही पिछड़े हुए थे, क्योंकि अधिकांश लोग जो अनपढ़ थे। इसके बावजूद जो, लेकिन ये माना जाता है कि अरब में चाहे वो कविता का क्षेत्र हो उसमें बहुत ज़्यादा प्रगति हुई। कविता के क्षेत्र में लोगों की जो अरब में जो कविताएं जो है वो लिखी गई हैं उस समय की, वो पूरे विश्व में उनको जो है वो सराहना की गई, पढ़ा जाता है उनके। तो शिक्षा क्यों पिछड़ गई? क्योंकि वहाँ पर जो आर्थिक जो साधन थे, कमाने के साधन थे, वो बहुत कम थे। इसलिए वो दूसरे एजुकेशन लेने की तरफ उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया या उनके पास संसाधन नहीं थे। तीसरा जो आता है, सॉरी, चौथा जो आता हुआ लोगों का नैतिक पतन। नैतिक पतन का बोलबाला जो है वो, अनैतिकता का जो बोलबाला है वो पहले से इस्लाम धर्म से पूर्व जो है वो अरब समाज में बहुत ज़्यादा रहा। लूट मार, धोखा देना या शराब पीना, जुआ खेलना या स्त्रियों के साथ जो है वो अनैतिक संबंध स्थापित करना, ये सारी जो है उस समय की व्यवस्थाएं थी जो बिल्कुल अनैतिक थी। पांचवा जो विशेषता जो अरब समाज की उस समय थी वो था, वो पढ़ लेते हैं, वह मनोरंजन के साधन क्या थे। तो जो मनोरंजन करते थे उनमें नृत्य और गान उनके मनोरंजन के प्रमुख साधन है। अगर आज भी अगर आप अरब समाज में जाते हैं तो शाम या संध्या के वक्त जो है वहाँ पर नृत्य और गान जो है वहाँ का बहुत मशहूर है, जहाँ पर टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं। वे बांसुरी और गिटार के भी बहुत शौकीन हैं। ये भी उनका जो है, उनके जो है वाद्य यंत्र रहे हैं, बांसुरी और गिटार। इसके अलावा और भी मनोरंजन करते थे, जिस प्रकार से पशुओं की लड़ाइयाँ करवाना, वो आज भारतवर्ष में भी इसी प्रकार से जो है लड़ाइयाँ करवाई जाती है। पहाड़ों में जो है एक विशेष आयोजन किया जाता है देवली, और उसमें जो है इस प्रकार की व्यवस्था जो की जाती है। वे शिकार खेलने में भी जो दिलचस्पी जो है लेते थे। इस प्रकार से ये जो है मनोरंजन के साधन पहले भी थे और आज भी बने हुए हैं। अगला छठा पॉइंट है, वह है वेशभूषा और भोजन, कि उनका वेशभूषा क्या थी और भोजन क्या था। उस समय लोगों में जो है लंबे से कुर्ते, अगर आप देखेंगे मैंने एक छोटी सी जो है लगाई है, ये हो सकता है पहले कुछ अलग तरह का था डिज़ाइन, अब कुछ बदल गया है। तो लंबे कुर्ते ने पहनने का जो है सफ़ेद और पजामा पहनने का प्रचलन था, ये था पुरुषों में। और सिर पर वो पगड़ी बांधते थे। अब देखिए ये लंबे जो जैसे कुर्ता पहनना, या और वो भी सफ़ेद कलर का, और सिर पर सफ़ेद कपड़े की जो पगड़ी बांधने का रिवाज था, वो भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। अगर अरब देशों में अगर घूमने के लिए जाए, वहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, धूप बहुत तेज़ होती है, तो इस कारण, और रेगिस्तान इसीलिए है वहाँ पर, बंजर भूमि है। तो ये माना जाता है, अपने केवल हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने प्रयोगों द्वारा जो है लंबे समय तक जो है अनुभवों के कारण जो ये सीखा कि जो सफ़ेद कपड़ा है उसमें जो है गर्मी बहुत कम लगती है। तो इसलिए जो है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो जाती है, जो आप सन की जो किरणें पड़ती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं उसके ऊपर। अगर आप काला पहनेंगे तो क्या वो एग्जॉस्ट कर लेता है, उसे जो है समा लेता है, इस कारण जो काला कपड़ा है जल्दी गर्म हो जाता है। तो ये जो परिस्थितियां रही अरब समाज में, इसके कारण जो पहरावा उनका रहा इसके अनुसार, तो कहते हैं वो कैसे पहनते थे, लंबा सा कुर्ता पजामा और उस सिर पर पगड़ी करते थे। और जो स्त्रियां होती थी वो सलवार पहनती थी और कमीज ऊपर पहनती थी। इसके ऊपर वे बुर्का भी पहनती थी, जो पहले से ही रिवाज था। इसका मतलब इस्लाम के आने से पहले भी जो है वहाँ पर बुर्का पहनाया जाता। और बुर्का किस लिए पहचाना डाला जाता था, वो था कि स्त्रियों को समाज में जो है वो गलत नज़र से देखा जाता था। इसलिए जो है उनको ओढ़ने के लिए, उनको कवर करने के लिए कि कोई दूसरा और ना देख ले, इसलिए जो है वो बुर्का की व्यवस्था इस्लाम से पूर्व की ही थी। उनका जो प्रमुख जो भोजन था वो था खजूर। अरब समाज में खजूर का जो पौधा है, क्योंकि वो रेगिस्तान में कंक्रीट में कहीं भी पैदा हो जाता है, तो खजूर जो है उनका मुख्य भोजन था। और इसके अलावा दूध भी। इसके अतिरिक्त वे गेहूं, बाजरा, अंगूर, खुमानी, सेब, बादाम और केले आदि का भी प्रयोग करते थे। इस प्रकार से, और पशुओं की बात करें तो पशुओं में ऊंट, भेड़ और बकरियों का मांस वो खाते थे, उनका भोजन था। तो ऊंट, भेड़ और बकरी, इनका मांस भी वो खाते थे। ये छठी विशेषता रही अरब समाज की। साथ में आता है कि उस समय जो बड़े लोग थे जिनके पास पैसा था, उनके पास जो दास भी हुआ करते थे।
दास रखने की भी जो है व्यापक प्रचलन उस समय अरब समाज में था। और ये जो दास कहाँ से आते थे, या तो ये युद्धबंदी होते थे, युद्ध, क्योंकि इस्लाम से पूर्व जो है जो भी राजा का समय था तो उसमें युद्ध होते रहते थे, तो युद्धों में जो बंदी बनाए होते थे उनको दास बनाया जाता था। या कभी कभार जो बहुत गरीब होते थे वो भी अपने बच्चों को बेचते थे, इस प्रकार से उनको भी दास बनाया जाता था। और इनके साथ बहुत ही क्रूरता का व्यवहार किया जाता था। तो ये रहा उनकी सातवीं व्यवस्था। और इसके पश्चात जो है हमारा ये जो सामाजिक जीवन है वो समाप्त होता है। अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ेंगे, वो है उनके आर्थिक जीवन के बारे में। और आर्थिक जीवन में क्या आता है, आर्थिक जीवन आता है कि उनका जो कमाने का साधन थे वो क्या थे। तो इसमें हम बात करेंगे कि आर्थिक जीवन भी उनका बहुत पिछड़ा हुआ था। और सबसे बड़ा जो कारण था कि पिछड़ा क्यों था, क्योंकि उनकी जो अधिकांश भूमि थी कैसी है, बंजर है। इसके बावजूद जो अरब लोगों ने आर्थिक क्षेत्र में जो प्रगति की, और इसका जो वर्णन है आगे पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा आज की परिस्थिति अगर हम देखते हैं, ये दशक अगर हम बात करें 18वीं सदी का जो अंत था या 19वीं सदी का जो प्रारंभ था, वहां पर अरब समाज में थोड़ी थोड़ी स्थितियां जो बदलने लगी। लेकिन इससे पहले अगर हम भारत के साथ कंपेयर करें अरब को, तो भारत ज़्यादा अमीर हुआ करता था। अरब देश बहुत बदतर हालत में थे, क्योंकि वहां पर जमीनें जो है वो फसल के काबिल नहीं थी, और जितनी भी थी वो उनके लिए काफ़ी नहीं था। तो जीवन का निर्वाह करना वहां पर बहुत ही अत्यंत कठिन कार्य था। तो हुआ क्या कि अरब देशों में जो है एक चीज़ जो है, जैसे तेल की बात करते हैं, तेल के भंडार वहां पर जो मिलना शुरू हुए। सऊदी अरेबिया एक ऐसा देश जिसने इसी तेल के बलबूते पर आज दुनिया में अपनी जो पहचान बनाई है। तो इस तेल की ही वजह, जितने भी अरब के जो देश है उसी की वजह से ये डेवलप हो पाए हैं। तो अगर आज स्थिति देखी जाए तो वो स्थितियां नहीं है जो इस्लाम से पूर्व की स्थिति थी। आज ये सारे देश जो है इसी तेल की वजह से जो है वो काफ़ी डेवलपिंग जो है कंट्रीज हो चुकी हैं। अब एक एक करके जो है हम पढ़ते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। पहला है कृषि। अधिकांश जो भूमि थी रेतली थी। 3-4 वर्षों के पश्चात ही जो वहाँ पर वर्षा होती थी, और वहाँ पर बहुत ही कम नदियाँ थी। यहाँ की जो प्रमुख फसल वो खजूर, जिसके बारे में पहले भी कह चुका हूँ। पशुओं के चारे के लिए जौ भी उगाया जाता था, और यमन में गेहूं और उम्मान से बाजरा जो है वो मंगवाया जाता था। ये जो अनार, सेब, खुमानी, बादाम और केले, इनका भी जो है वो इनको भी उगाते थे। तो इस प्रकार से इसके लिए प्रसिद्ध है। आज भी जो यहाँ से ये चीज़ें जो है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में। दूसरा जो उनका व्यवसाय था वो था पशुपालन। पशुपालन में जो है जो दूसरा व्यवसाय था, उनमें अनेक जो पालतू जानवर थे उनमें नाम आता है। सबसे पहले तो ऊंट का नाम आता है। और दूसरे जो जानवर थे उनमें महत्वपूर्ण थे घोड़ा, भेड़, बकरी, क्योंकि ये मांस के लिए इनको पालते थे। लेकिन ऊंट का उनके जीवन में सबसे जो महत्वपूर्ण जो है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है स्थान था, और इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। बहुत सारे उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो वो है ऊंट। अब ऊंट की विशेषता क्या है, कहते हैं ऊंट जो है 57 डिग्री, 53 डिग्री बहुत ज़्यादा होता है। भारतवर्ष में अधिकतर जो तापमान आजकल होता है वो 47 तक गए से आगे नहीं बढ़ पाता, कई बार 50 भी चला गया है। राजस्थान के जो चुड़ू इलाका है वहाँ पर। लेकिन जो 57 डिग्री जो जहाँ पर अधिकतर जो तापमान जो होता है, उस उच्च तापमान में जब जो है लू चलती है, आदमी मर भी जाते हैं। उस तापमान में भी यह एक दिन में 160 किलोमीटर का सफर जो है वो तय कर सकता है। ये विशेषता है ऊंट की, बड़ी बात है। 160 किलोमीटर वो चल सकता है, और यह 300 किलोग्राम तक का भार उठा सकता है, और आसानी से दौड़ सकता है रेत के ऊपर। अगर आप चलना चाहें, आदमी चलना चाहें, तो आपके पाँव धंस जाएंगे और उसके पाँव नहीं धंसेंगे। ये करोड़ों की वर्षों का जो है के बाद जो है उनके में बदलाव आया कि उनके पाँव जो नीचे से बहुत चौड़े हो गए हैं, और उस वजह से उनके पाँव जो है आसानी से नीचे रेत में नहीं धंसते, और इस कारण वो बड़े आसानी से रेगिस्तान में चल सकते हैं। और यही नहीं, वो जो है कई कई दिन तक बिना पानी पिए जो है वो जीवित रह सकते हैं। लोग जो है, वहाँ के जो लोग हैं, अरब के लोग हैं, वो ऊँटनी का दूध भी पीते हैं, उनका मांस भी खाते हैं, खाल से तंबू भी बनाते थे, और गोबर का जो है आग के लिए उपले भी बनाते थे। सोचिए जरा, इसीलिए कहा जा रहा है कि ऊँट उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था, कि उनकी ऊँट की हर एक चीज़ का वो इस्तेमाल करते थे अपने जीवन में। तीसरा जो उनका व्यवसाय था वो था व्यापार। व्यापार में जो आंतरिक और बाह्य व्यापार जो है, दोनों की ही हम बात करते हैं।
आंतरिक और बाहरी व्यापार उन्नत था उनका, क्योंकि अब उनके पास जो है कृषि का साधन बहुत कम थे, या अगर हम पशुपालन करें क्योंकि जमीन उनके पास नहीं थी जहां पर उनके लिए चारा भी उगाया जा सके, तो इसलिए दो जो पहले के, ये अलग चीज़ है कि ये उनका मुख्य व्यवसाय में आते हैं। लेकिन जो तीसरा व्यवसाय था वो उनके लिए काफ़ी उन्नत हुआ आगे आने वाले समय में, क्योंकि इनके पास केवल एक ऐसा ध्येय था जिसके ऊपर ये निर्भर हो सकते, दो वक्त का खाना जिन्हें नसीब हो सकता, तो इसके ऊपर इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया। ये कहते हैं इनका जो व्यापार था, दो चीज़ों की बारे बारे बात हुई, पशुपालन पिछड़ा हुआ था, कृषि पिछड़ी हुई थी, लेकिन व्यापार की जब भी बात होती है तो उसमें अधिक उन्नत जो है वो न थे। यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि मेरे दिमाग में कोई जहन में कोई और बात चली थी। तो व्यापार भी जो है उन्नत नहीं था, क्योंकि देश में क्या क्या था, एक तो अराजकता और लूटमार थी। अराजकता और लूटमार, देखिए व्यापार का मतलब सीधा सीधा होता है कि जहाँ व्यापार उन्नत है वो कहीं ना कहीं वहाँ की जो व्यवस्था है वो बहुत सही है, उनके अनुसार है। जहाँ पर लूटमार होती हो, जिनको व्यापारियों को दिन दिहाड़े लूटा जाता हो, वो वहाँ पर व्यापार कैसे संभव है, कोई सोच ही नहीं सकता। तो ये तभी डेवलप हो पाएगा जब वहाँ पर वहाँ की जो स्थिति है राजनीतिक वो बहुत ही अच्छी होती है। इसका मतलब व्यापार जो है इसलिए उन्नत नहीं हो पाया क्योंकि वहाँ अराजकता और लूटमार थी। फिर इसलिए भी नहीं कर पाया क्योंकि जो व्यापारिक मार्ग थे वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं थे, जो चोर डकैत होते थे वो कभी भी उनको लूट लेते थे। वजह क्या थी, क्योंकि जो है वहां पर ना कृषि उन थी ना पशुपालन उन था, लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो अपने पेट को पालने के लिए चोरी डकैती भी करते थे, तो वो सुरक्षित नहीं थे, इसलिए व्यापार भी उन्नत न हो पाया। तीसरा है, यहाँ उद्योगों का विकास भी नहीं हो पाया। अब उद्योग कहाँ से विकसित, देखिए उद्योग मान लीजिए आपने कपड़े का उद्योग स्थापित करना है, तो देखिए कपड़े को बनाने के लिए जो है आपके पास कम से कम जो है वो कपास होना, जैसे कपड़े बनाए जाए, कॉटन का बनाना हो तो कपास चाहिए। तो भाई जब आपके खेती करने के लिए इतने खेत नहीं है कि कपास की इतनी ज्यादा फसल हो आपके कि उससे जो है सरप्लस, मतलब अपने लोगों के लिए तो बनाए और दूसरे देशों के लिए भी बनाए, तो तभी उद्योग का संभव है। तो इसलिए उद्योग जो स्थापित नहीं हो पाए क्योंकि वहां पे की कृषि जो उन्नत नहीं थी। चौथा ये भी कारण है व्यापार के उन्नत न होने का कि यहाँ यातायात का साधन जो है अधिक उन्नत नहीं हुआ। देखिए यातायात का साधन तभी उन्नत होंगे जब हमारे पास जो है इनकम सोर्सेस होंगे, सरकार के पास ज्यादा पैसा होगा तभी वो जो है उसको उन्नत कर पाएगी, उसकी जरूरत है। आपके पास व्यापार भी नहीं है, आपको बेचना भी नहीं चाहता। देखिए गांव में अगर आप देखें, आज हिमाचल के गांव देखें, हर गांव में जाकर जो है सड़क पहुंच गई है। इसके पीछे कारण क्या है कि लोग, क्योंकि की मेहनत भी है, लोग जो है पैसा कमाते हैं और उसको खर्च भी करते हैं और उससे सरकार की टैक्स इनकम आता है और उससे वो डेवलपिंग का कार्य होते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो लेने देने का ही एक प्रोसेस है, इससे जो उन्नति होती है। तो वहां पर कहीं भी उन्नति का जो है कोई साधन नहीं थी, इसलिए जो है यहाँ पर यातायात के साधन भी नहीं बन पाए, डेवलप हो पाए। कुछ जो धनी जो वर्ग था वो ईरान, मेसोपोटामिया, याद रखना ईरान जो पड़ोसी देश था, मेसोपोटामिया, सीरिया, मिस्र और इथोपिया आदि देशों से व्यापार करते थे अरब के। और अरब जो अधिकतर जिस देश को कहा जाता है वो आता है सऊदी अरेबिया। जब भी आपको अरब बोला जाएगा तो सऊदी अरेबिया जो है इस देश को ज्यादा का, तो इसी से संबंधित जो देश थे जिनके साथ व्यापार होता था वो ये देश थे, ईरान, मेसोपोटामिया, सीरिया और मिस्र और इथोपिया। ये हमने पढ़ा किसके बारे में, आर्थिक स्थिति के बारे में अरब समाज की। अब आते हैं हम धार्मिक स्थिति के बारे में कि धार्मिक जीवन कैसा था। अरब निवासी धार्मिक रूप से बहुत ही पिछड़े हुए थे। हर जगह जो है अगर आता है तो ये शब्द जो पड़ता है वो है पिछड़े हुए। यहाँ पर एक अल्लाह की अपेक्षा जो है बहुत सारे देवी देवताओं की उपासना की जाती थी, जिस प्रकार से भारतवर्ष में आज की स्थिति है, करोड़ों देवी देवता है। तो वही स्थिति जो है उस समय अरब समाज में थी कि बहुत सारे देवी देवताओं की कोई अल्लाह नहीं था। प्रत्येक वहां पर जो कबीलाई व्यवस्था थी, कबीले होते थे, कबीले, और इन हर एक कबीलों का जो है एक देवी या देवता जो है जरूर अवश्य होता था जिसकी वो पूजा करते थे। ठीक है, कबीले का मतलब है जो संयुक्त परिवार होता था, उनका एक परिवार है तो उनका एक बड़ा कबीला हो गया, बहुत सारे परिवारों को मिलाकर जो है वो कबीला बन जाता था एक ही तरह का, कि एक ही तरह के विचार है उनकी, एक ही भाषा, एक ही सब कुछ है, तो वो कबीला हो जाता था, उनका मुखिया होता था। तो इस प्रकार से वो एक ही व्यवस्था में, देश जो है एक नहीं था लेकिन कबीले, उस देश में बहुत सारे कबीले स्थापित थे, तो एक तो एकता भी नहीं थी उस कारण। तो कबीलों में जो है धार्मिक व्यवस्था में क्या था कि वहाँ देवी देवताओं की पूजा की जाती थी। अकेले अगर एक बात करें, एक जगह की, मक्का की बात करें, जहाँ पर
मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। तो कहते हैं मक्का में ही उस समय 360 देवी देवताओं को पूजा जाता था, उनकी मूर्तियां स्थापित थी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, 360 देवी देवताओं को जो है पूजा जाता था, और उनका जो मुख्य देवता था उसका नाम था हुबल। क्या नाम था? हुबल, याद रखने वाली बात है। और इसे कहा जाता था, जिस प्रकार से हमें भी कहा जाता था कि हमारे जो त्रिदेव हैं वही सृष्टि को बनाते हैं, फिर वो पालन करते हैं और उसके बाद उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हुबल के बारे में भी इसी प्रकार की अरब में जो व्यवस्था थी। अरबों ने में जो है अनेक अंधविश्वास भी प्रचलित थे, और उनके मृत्यु के पश्चात जीवन में भी विश्वास था कि मृत्यु हो जाएगी, आदमी मर जाएगा तो उसके पास भी वो जीवित की तरह व्यवहार करेगा, उसको खाने पीने की भी आवश्यकता होगी, और उसके वो जो प्रिय चीज़ें हैं वो भी उनकी जरूरत पड़ेगी मरने के बाद। तो इसलिए क्या करते हो, जब उनको दफना दिया जाता था तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है वो दफना दिया जाता, जो उसकी प्रिय चीज़ें होती थी। अगर हम राजाओं को देखें तो इन राजाओं को, आपने मिस्र का नाम सुना होगा, मिस्र में जो है बड़े बड़े पिरामिड जो मिले हैं, ये जो पिरामिड बनाए जाते हैं ये उनकी जो कब्र होती थी उनके ऊपर बनाए जाते थे, जिनको मम्मीज कहा जाता है। तो ये बड़े बड़े राजा उस समय के हुआ करते थे, और इसलिए इनके ऊपर इतने बड़े बड़े जो है वो विस्तृत जो भवन की तरह त्रिकोणीय जो है वो संरचनाएं बनाई गई, और इसके अंदर उनको जो है वो बड़ा सुरक्षित, बड़े हैरानी की बात है कि उस समय के लोगों को इतना वैज्ञानिक जो है वो उनके पास एक समाधान था कि जिन मम्मियों को रखा गया है आज भी उनके ऊपर जो वो चमड़ी सड़ी नहीं है, वैसे के वैसे। ये अलग चीज है कि वो सूख कर हो गए लेकिन वो सड़े नहीं, तो पूरे के पूरे उसी तरह। तो क्या वो लगाते होंगे, क्या किस तरह का, तो ये सारी व्यवस्था जो है अरब समाज की व्यवस्था थी धार्मिक जीवन के बारे में। ये कहते हैं कर्म सिद्धांत में भी विश्वास करते, जैसा तुम कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो ये धार्मिक जीवन के बारे में हमने बस इतना शॉर्ट सा ही पढ़ेंगे। इसके बाद जो है अंतिम रहता है वो है राजनीतिक जीवन। इतना हमने पढ़ने के बाद जो है बहुत सारी चीज़ें आपने देखा होगा, कहीं राजा का नाम नहीं आया लेकिन कबीलों का नाम जो है वो आया। अरबों में जो राजनीतिक जीवन था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था, बहुत ही पिछड़ा तरह का था। अनेक स्वतंत्र जो कबीले हुआ करते थे, कोई एक व्यवस्था नहीं थी। मुखिया जो होते थे उनको शेख कहा जाता था, जो मुख्य कबीला के जो मुखिया होते थे उनको शेख कहा जाता था। और केंद्रीय सत्ता का अभाव चारों तरफ अभाव था, और चारों तरफ अराजकता का बोलबाला। वजह क्या थी कि केंद्रीय सत्ता नहीं थी। केंद्रीय का मतलब कि उन कबीलों के ऊपर किसी भी प्रकार की सत्ता नहीं थी। कोई राजा होता बहुत बड़ा तो शायद उनके अधीन वो रहा होते तो एक व्यवस्था के तरह रहते, लेकिन ऐसा नहीं था। केंद्रीय व्यवस्था न होने के कारण जो है क्या था, चारों तरफ अराजकता का बोलबाला था। अ, इसके अलावा क्या कहते हैं, पशुओं, चारागाहों, भूमि तथा पानी के लिए जातीय लड़ाइयाँ ये लगभग रोज होती थी, हर रोज होती थी पशुओं को लेकर, क्योंकि पशु बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी लाइफ के बारे में। उनको घोड़े की अगर आगे जब पढ़ेंगे, मोहम्मद के बारे में जब पढ़ेंगे, तो जब वो छोटे थे तो उनके घोड़े जो है चुरा के कोई ले गया, और उन्होंने एक दोस्त के साथ जो है उनका पीछा किया अकेले होते हुए भी, और उनको छुड़ा कर लेकर आया। तो उनके जीवन में जो पशु होते थे या जो छोटी मोटी कृषि, वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखती थी, इसलिए वो लड़ जाते थे एक दूसरे के साथ। चारागाहें जहाँ पर अपने पशुओं को चराने ले जाते थे उसके लिए भी लड़ाइयाँ लड़ते थे। भूमि के लिए या पानी के लिए, पानी क्योंकि अरब में जो है सबसे महंगा जो चीज़ वो है पानी। पानी नहीं मिलता है, आज की डेट की बात भी मैं कर रहा हूँ। अब जिन्होंने भी जो है पानी जो है कैसे बनता है, वहाँ पर समुद्र के खारे पानी से जो है वो पानी को फिल्टर किया जाता है, उसको पीने योग्य बनाया जाता है, और वहाँ इस व्यवस्था के लिए सबसे ज़्यादा पैसा जो है खर्च किया जाता है अरब देशों में। सबसे ज़्यादा हम कहाँ पैसा खर्च करते हैं, देश की सुरक्षा के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जबकि वो पानी के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो देश में कोई जो है एक कानून नहीं था, और खून के बदले खून का प्रचलन उस समय था, खून के बदले खून, इस प्रकार की। तो राजनीतिक जीवन भी उनका पिछड़ा हुआ था। तो हमने सारा सामाजिक से लेकर राजनीतिक जीवन, हर प्रकार का जीवन उनका पढ़ लिया। कि अब आप एक पिक्चर बना दीजिए, जब कल मैं इस्लाम पढ़ाऊंगा आपको, तो आप ये मान के चलेंगे कि इस तरह के लोग थे, और उन लोगों ने फिर इस्लाम धर्म को प्राप्त किया। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यवस्था अगर वहां पर शायद अच्छी होती तो शायद इस्लाम ही नहीं आता। तो इसके पीछे जो कारण रहा, तो कल हम जो है ये डिटेल में पढ़ेंगे। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजनीति के जीवन के बारे में भी एक और चीज़ रह गया निकालने के लिए, वो जरूरी है निष्कर्ष।
कुछ मैंने निकाल दिया था, कुछ जो है वो लिखा है कि सभी विवरण से यह स्पष्ट है कि इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए थे। अतः इसने अरब में इस्लाम के उदय का आधार जो है तैयार किया। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई अरब समाज में इस धर्म का उदय क्यों हुआ, जैसे भारतवर्ष में जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ, उसके पीछे कारण थे, वैसे ही यहां भी कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था कि अरब समाज में जो भी सामाजिक स्थिति थी पिछड़ी हुई थी, आर्थिक पिछड़ा हुआ था, धार्मिक पिछड़ा हुआ था, राजनीतिक पिछड़ा हुआ था। तो ये सारी स्थितियां इतनी बदतर थी, तो इसलिए लोगों ने ऐसे धर्म को अपनाया जो उसको शायद उस हालत में थोड़ा सुधार करता था। तो इसलिए थोड़ा नहीं, बहुत सुधार करता उस समय में। तो इसलिए जो है इस्लाम धर्म जो है उस समय ईजाद हुआ और उसका फायदा लोगों को हुआ। तो ये निष्कर्ष है इस स्थिति का, जो हमने 4 स्थितियों के बारे में पढ़ा। और अंतिम स्लाइड में फिर से वही मैं कुछ लाइनें लेकर आया हूं आपके लिए। मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजे या गुरुद्वारे, मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजे या गुरुद्वारे, सारे मिलकर ढूंढ रहे इंसान कहाँ है सारे, इंसान कहाँ है सारे। तो मुझे लगता है कि इसका मीनिंग समझाने की आवश्यकता शायद ही नहीं रहती है, क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो इतने समझदार तो होते हैं। और मैं मानता हूँ हमेशा से कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो आ जाती हैं जिसके राइटर कोई और होते हैं। हम तो किताब होते हैं और दूसरे जो हमारे माँ बाप या हमारा समाज या कोई और, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो लिख देते हैं और हमारे दिमाग में, जहन में इतनी गहराई तक चले जाती हैं कि जब कभी भी समाज में बैठते हैं तो वो दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं और हम शायद जो है वो सही तौर पर एक स्वतंत्र बात को, निष्पक्ष बात को नहीं रख पाते हैं। लेकिन आप लोग जो अभी बच्चे हैं, जहां पर जब वो कक्षा में बैठता है तो उससे कोई जात पात का भेद नहीं है मालूम। वो किसी बच्चे के साथ मित्र सभी को मानता है, वो चाहे वो सिख हो चाहे ईसाई हो, उसको कोई मालूम नहीं, उसको सिर्फ दिल से मतलब है। जो दिल से जुड़ गया वो उसके साथ हो लिया। तो आप अभी भी भगवान स्वरूप है, इसलिए बच्चों को भगवान स्वरूप कहा जाता है। तो मैं मानता हूं कि मुझे आपको समझाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपने जो 4 लाइनें पढ़ी उनको आपने, अगर आपने दिल में बिठा लिया, तो मैं समझता हूँ आज का जो लेसन है वो मेरे लिए बहुत ही सही गया। मैं चाहता हूँ कि आप जब भी मेरे लेसन्स पढ़ें, लाइक करें ना करें मुझे नहीं, इसका कोई मुझे नहीं रहता है। शायद बच्चे अगर खुश हैं तो बड़ी खुशी से लाइक भी करने हैं, शायद मुझे थोड़ी पल के लिए मैं जाता हूँ देखता हूँ खुश भी होता हूँ। मैं खुशी तब होगी जब बच्चों में जो है कम से कम मानवता का जो उदय कर पाऊँ। पढ़ाई भी साथ साथ चली है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जीवन को संवारना है, आगे आपने अच्छा जीवन व्यतीत करना है तो पढ़ाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। और पढ़ाई भी ऐसी जिसे मैंने खुद समझ कर पूरा किया हो, दूसरी की समझ से नहीं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप नकल मारें, और प्लीज करके कभी लिखें जो है पेपर के कि कृपया मेरा जो है मदर बीमार थी, मेरे पिता बीमार थे और तब जाके जो है मुझे कृपया मेरे को नंबर देना, बिल्कुल भी नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आपके पास भगवान ने सब कुछ दिया है, इतनी बड़ी दौलत दी है, आपके पास हाथ हैं, पाँव हैं, आंखें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप लोग जो है सभी खुश रहें और अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद, आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।